Today we are going to discuss about the Jablonski diagram, and this is the most important topic in the photochemistry chapter. सबसे पहले समझते हैं कि जेबलॉन्स्की डायग्राम हमारे को एक्सप्लेन क्या करता है। तो जेबलॉन्स्की डायग्राम जो है दैट शो वेरियस फोटोफिजिकल प्रोसेसेस। अब फोटोफिजिकल प्रोसेस और फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या चीज होती हैं? देखो, फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब है कि जब लाइट एब्जॉर्ब्ड होती है और वहां कोई केमिकल रिएक्शन होता है, दैट इज नोन एज द फोटोकेमिकल रिएक्शन। उसको हम क्या कह रहे हैं? दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ओके, दैट इज नोन एज द फोटोकेमिकल रिएक्शन, जहां पर कोई रिएक्शन हो रहा है आफ्टर एब्जॉर्बिंग द लाइट। लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि लाइट एब्जॉर्ब्ड मे नॉट ऑलवेज कम विद द फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो जो लाइट एब्जॉर्ब की है मॉलिक्यूल्स ने, वो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उन मॉलिक्यूल्स को एक्साइटेड स्टेट में भेजता है। और आफ्टर दैट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट का बहुत कम होता है, तो वो वापस दे रिटर्न बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट। तो जो वेरियस प्रोसेस होती हैं जिससे कि एक्साइटेड मॉलिक्यूल अपनी एक्सेस एनर्जी जो वहां उसने एब्जॉर्ब करके वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो उसको वो कैसे डेसिपेट करता है, उसको कैसे वो लॉस करता है। उस मॉलिक्यूल अपनी ग्राउंड स्टेट में आने तक जो उसने एब्जॉर्ब की थी लाइट, जो वहां पर वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा था और अब वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो उसको वो किस फॉर्म के अंदर अपनी एनर्जी को वापस लॉस करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द फोटोफिजिकल प्रोसेसेस। दैट इज नोन एज फोटोफिजिकल प्रोसेस। तो आज जो हम जेबलॉन्स की डायग्राम पढ़ रहे हैं वो सारा टोटल दैट इज रिलेटेड विद द फोटो फिजिकल प्रोसेस, जिसमें ये हम डिस्कस करेंगे कि अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है मॉलिक्यूल ने और उससे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया है, तो जब वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो किस फॉर्म के अंदर अपनी एनर्जीज को लॉस करता है, दैट इज नोन एज द जैबलॉन्स्की डायग्राम। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे में जाने से पहले सबसे पहले हमारे को ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट को समझना जरूरी है। सो पहले इसको डिस्कस करते हैं कि व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द मॉलिक्यूल, सपोज हमारे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, तो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट प्रेजेंट absorb the energy and jump to the excited state. Suppose this is our excited state. तो क्या होता है कि most of the molecules, all the electrons in the ground state are mostly orbital है ये, तो वो क्या है? These are paired form. So when the molecule absorb the photon, these electrons are promoted from the ground state to the what? That is excited state. तो अब यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि सब यहाँ पर सपोज इसने लाइट एब्जॉर्ब किया है और उससे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद दैट इज एक्साइटेड। ओके, तो यहाँ हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है या दो केस हो सकते हैं। So the electrons in the ground state and excited state are expressed in term of the spin multiplicity. The spin multiplicity को हम कैसे डिनोट करते हैं? दैट इज 2s plus 1। और वहां पर जो s है वो क्या है? दैट इज द टोटल स्पिन, दैट इज टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है। सो इन ग्राउंड स्टेट अगर हमारे पास इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दीज आर पेयर्ड। अब पेयर्ड कैसे होंगे? तो ऑब्वियसली इसका इसका जो स्पिन होगा दैट विल बी द प्लस हाफ और इसका क्या होगा? दैट विल बी द माइनस हाफ। तो अगर हम इसका टोटल स्पिन निकालेंगे दैट्स कम आउट टू बी एस कम आउट टू बी दैट इज 0। और अगर हम एस की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो दैट यहाँ पर टोटल मल्टीप्लिसिटी दैट विल बी द दैट इज 2 into 0 plus 1 दैट्स कम आउट टू बी 1। सो ये जो 1 है ये क्या बताता है कि द स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज 1 एंड इट इज कॉल्ड सिंगलेट स्टेट। सो दिस इज द सिंगलेट स्टेट, जिसको हम एस नॉट से डिनोट कर देते हैं। So this is the ground state's singlet state, which is represented by the S naught. So अब यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूल ने वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने कुछ फोटोन एब्जॉर्ब किया, कुछ लाइट एब्जॉर्ब की। तो यहाँ पर हमारे पास दो केस हो सकते हैं। तो पहला केस है जिसको हम डिस्कस करते हैं कि अगर सपोज इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट हैव द
अपोजिट स्पिन। ओके, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया और अपनी एक्साइटेड स्टेट में, सपोज दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, वो वहां पर चला गया बट हैविंग द अपोजिट स्पिन एज इट इज, वो वहां पर मूव कर गया एक्साइटेड स्टेट में विद अपोजिट स्पिन। तो यहाँ पर सपोज इसका स्पिन है दैट इज माइनस हाफ और इसका क्या होगा, दैट विल बी द प्लस हाफ। तो अगेन यहाँ पर एस टोटल स्पिन कितना निकलेगा, दैट इज 0, और यहाँ पर भी जो स्पिन टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी है दैट इज आल्सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा दैट विल बी S1। सो दिस इज द excited singlet state। so this is the excited singlet state और ये क्या है हमारी, that is ground state। दूसरा केस हमारे पास हो सकता है कि when the electrons are present in different energy state but having the parallel spin, इसका स्पिन चेंज हो जाए और ये पैरेलल हो। तो यहाँ पर इसका स्पिन क्या है, सपोज दिस इज द प्लस हाफ और इसका भी क्या हो गया, दैट विल बी आल्सो प्लस हाफ। तो यहाँ पर इसका टोटल स्पिन क्या निकलेगा, दैट विल बी सम ऑफ दीज टू। तो plus half that is come out to be 1। so this is the total spin और total spin multiplicity क्या हो जाएगी, that is 2s plus 1। तो वो क्या निकलेगा, that will be 2 into 1 plus 1, that's come out to be 3। so this case is known as the triplet excited state। तो this is T1, this is the T1, this is the triplet excited state। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकते हैं, जिसमें एक हो सकता है कि S0 से S1 में जाए इलेक्ट्रॉन, या फिर वो ट्रिपलेट स्टेट में जाए, दैट इज नोन एज द ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल, यहाँ पर द इलेक्ट्रॉन में बी एक्साइटेड टू एनी ऑफ द हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। ठीक है, सो देयर मे बी अ नंबर ऑफ सिंगलेट स्टेट। यहाँ पर सपोज यहाँ S1 है तो यहाँ पर ये हो सकता है कि यहाँ पर ये S2 हो, यहाँ पर ये S3 हो एंड सो ऑन। और ऐसे ही यहाँ पर ट्रिपलेट स्टेट में भी हो सकता है कि ये T2 हो एंड दैट विल बी द T3 हो एंड सो ऑन। तो बहुत सारी डिपेंडिंग कि कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की है, तो इलेक्ट्रॉन मे गो इन S1 और S2 और S3। ऐसे ही वो जा सकता है T1 में जा सकता है और T2 में जा सकता है और T3 में, और उसके बियॉन्ड जितना भी अगर बहुत सारे जो एनर्जी स्टेट है वो उसमें किसी में भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि वो उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। तो एनर्जी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो एनर्जी ऑफ singlet excited state is always greater than the energy of the triplet excited state। excited state S2 है तो that is also greater than the excited state in T2 and so on। ऐसे ही excited state अगर S3 है हमारे पास तो that will be more than the energy of T3 and so on। तो ये हमारे को ध्यान में रखना है, और इसका मतलब ये है कि जो इनकी एनर्जी लेवल्स होंगे, सो अगर हमारे पास ये S3 है, ये S2 है और ये सपोज हमारे पास S1 है, और T1 ऑब्वियसली उससे थोड़ा सा नीचे होगा एनर्जी में, दैट विल बी द T1। ऐसे ही इसके कंपेयर में दैट विल बी T2, और ऐसे ही इसकी थोड़ी सी एनर्जी कम में दैट विल बी द T3। तो ये हमारे को समझना जरूरी है कि सिंगलेट स्टेट क्या है, ट्रिपलेट स्टेट क्या है और उनकी एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज जैवलॉन्स्की डायग्राम, क्योंकि इसको समझना जरूरी था, क्योंकि सारा जो ट्रिपलेट और सिंगलेट स्टेट का जो भी कंसेप्ट है वो अब यहाँ पर हमें फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस इज द ओवरऑल जैवलॉन्स्की डायग्राम तो शो द री इमिशन ऑफ एनर्जी बाय द मॉलिक्यूल्स। सो स्टार्टिंग करते हैं इसको जैवलॉन्स्की डायग्राम को यहाँ पर से। सो यहाँ पर हम सपोज यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास and again that absorb the some photon, some light and get excited। so there are various energy states कि अगर उसने बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो वो S3 में भी जा सकता है। ये भी हमने डिस्कस किया है कि बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, और
S1 में भी जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, दैट इज द सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है। ओके, सो यहाँ पर मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और वहां से डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट कैन गोज टू S1 और S2 और S3। ओके, सो यहाँ पर वो एक्साइटेड होके जा सकते। द लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट, ये जितनी भी एक्साइटेड स्टेट है इनका बहुत कम होता है, दैट इज अराउंड 10 टू पावर -7 टू 10 टू पावर -8। ये इनका जो टाइम लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट का वो है। सो देयरफॉर these excited molecules may return back to their ground state। ओके, सो यहाँ पर ये वापस आएंगे और अपनी एनर्जी, जो एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब की, उसको ये कैसे डेसिपेट करते हैं, किस फॉर्म में डेसिपेट करते हैं, दैट इज टोटल अबाउट द जाब्लॉन्स्की डायग्राम। सो यहाँ जो वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, यहाँ से जो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे by losing energy, that is through various type of process। so first is that is non-radiative transitions। so यहाँ पर जो हमारे पास है सबसे पहले वो है non-radiative, these are known as non-radiative। non-radiative का मतलब क्या है कि जो एनर्जी लॉस होगी दैट इज विदाउट एनी लाइट रेडिएशंस। वो वापस जो एनर्जी लॉस कर रहा है उसमें रेडिएशंस नहीं है। सो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि these transitions involve the return of the excited molecule from higher excited state। अब excited state may be a S3, maybe S2, or that will be the S1, or that will be T3, that will be T2, and that will be the T1। so all these are what? These are the higher excited states, and they return to the first excited state। for suppose S2 से S1 में आ सकते हैं या S3 से वो S1 के अंदर आ सकते हैं। so these transition do not involve emission of radiations। यहाँ पर कोई radiations नहीं निकलती हैं, hence these are termed as the non-radiative or radiationless transitions। so the excess energy that is lost in the form of heat, यहाँ किस फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट हो रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब वो हीट कहाँ से हुई, दैट इज ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में गया तो वहां पर दूसरे मॉलिक्यूल से वो कोलाइड हुआ और कॉलिजन से क्या हो गया, दैट इज द एनर्जी, एक्सेस एनर्जी दैट इज लॉस्ट इन द, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो यहाँ सपोज हमारे पास S3 से वो S2 के अंदर वापस आ रहा है, तो एनर्जी जो लॉस्ट हुई दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज लॉस्ट। यहाँ जो एनर्जी निकली वो किसके फॉर्म में हुई, दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहाँ रेडिएशंस नहीं है, यहाँ नॉन रेडिएटिव एमिशन है। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल कन्वर्जन। मींस S3 to S2, that is known as internal conversion, or from S2 to S1, okay, that is also known as internal conversion। means दैट इज सिंगलेट स्टेट्स में एक्साइटेड स्टेट से ही वो अपनी एक एक्साइटेड स्टेट नीचे यानी कम एनर्जी में वो अगर वो वापस आता है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल कन्वर्जन। और इसका जो लाइफ स्पैन, लाइफ टाइम होता है, या हम कहते हैं इट इज ऑकर इन लेस देन अबाउट 10 टू पावर -11 सेकेंड। सो दिस इज वेरी फास्ट, दिस इज वेरी फास्ट। इसका जो जो इंटरनल कन्वर्जन होता है दैट इज वेरी फास्ट एंड द टाइम पीरियड इज 10 टू पावर -11 सेकेंड। इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें दीज आर स्पिन अलाउड है, बिकॉज यहाँ पर सिंगलेट टू सिंगलेट स्टेट में वो वापस आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज आर वेरी फास्ट। सो दिस इज नोन एज द नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस और रेडिएशंस लेस डीके। सेम केस यहाँ पर भी होगा, अगर यहाँ पर T3 में है तो ये भी क्या है, these are also known as internal conversions, these are also known as internal conversions। तो एक प्रोसेस हो सकती है कि वो S3 से S2 में और S2 से S1 में, बट एक्साइटेड स्टेट में, अभी वो ग्राउंड स्टेट में नहीं आया। ऐसे ही S3 से T3 से T2 में
or T2 say that come out into T1, not in the ground state. So all these are known as internal conversions. Okay, now अब यहाँ पर एक और दूसरा तरीका और है मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी एक्सेस एनर्जी को लॉस कर सकता है बाय ट्रांजिशन फ्रॉम excited singlet state. So suppose यहाँ से excited singlet state to excited triplet state. Okay, means S3 से वो कहाँ जा रहा है T3 में और may go from S2 to T2 or may go from S1 to that is T1. So this process is known as inter-system crossing क्योंकि singlet से किस में जा रहा है ट्रिपलेट स्टेट में दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग दिस इज नोन एज इंटर सिस्टम क्रॉसेस मींस यहाँ पर इट इज गोइंग फ्रॉम S3 टू T3 और यहाँ क्या जा रहा है दैट इज गोइंग फ्रॉम S2 टू दैट इज T2 और यहाँ जा रहा है फ्रॉम S1 टू T1. Okay, so this is known as intersystem crossing. So these are also a non-radiative or we can say radiation-led transitions. So it is also take place relatively slower ये as compared to internal conversions ये थोड़ा सा slow होते हैं because these are spin forbidden transition क्योंकि transitions यहाँ पर जो spin these are not spin allowed because singlet to triplet state में आ रहा है so these are spin forbidden transitions so hence occur at relatively slower rate. Okay, so these two are known as the non-radiative transitions. Okay, लेकिन अभी भी जो excess energy है वो अभी भी excited state में या तो S1 में है या T1 के अंदर ही है. Okay, अभी वो अभी ground state में नहीं आई है. अब चलते हैं कि जो एक्सेस एनर्जी है अगर वो ग्राउंड स्टेट में वापस मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तब वहां क्या होगा तो वहां पर अब ये ग्राउंड स्टेट में आता है तो दैट इज रेडिएटिव ट्रांजिशंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं रेडिएटिव ट्रांजिशंस. तो हमारे पास दो टाइप के रेडिएटिव ट्रांजिशंस होते हैं दैट इज नोन एज फ्लोरेसेंस और दैट इज अनदर वन इज द phosphorescence. So these are the radiative transitions. These are known as radiative transition. These are known as radiative transitions. Both are radiative transitions. Okay, so these transitions involve the return of the excited molecule from the singlet state, yeah, that is S1, yeah, triplet state, that is T1, to the ground state S0. सभी किस में आ रहे हैं S0 के अंदर आ रहे हैं. Okay, so during this transition the energy is emitted जो excess energy है that is emitted in the form of radiations यानी उसकी भी कुछ ना कुछ radiations के form में वो release हो रही है. Okay, in the form of radiations. So यहाँ से S1 से S0 में आ रहा है that is spin allowed transitions. Okay, तो ये इसका जो टाइम पीरियड है that is 10 to power minus 8 seconds. इसका टाइम पीरियड है that is 10 to power minus 8 second and that is fast क्योंकि this is spin allowed S1 से S0 में आ रहा है so that is very fast. So these are known as the fluorescences. So these are very fast. Whereas the transition from the triplet excited state जिसे हम डिनोट कर रहे हैं T1 से and that उसकी भी जो एनर्जी है वो किसमें आ रही है that is also going into S0. Okay, so is also a radiative transition. इसको हम क्या कहते हैं phosphorescence. But it is slow because it is spin forbidden transition क्योंकि T1 से S0 के अंदर आ रहा है. So the emission of radiation इसको हम क्या कहेंगे that is known as phosphorescence. So because these are spin forbidden transition so the lifetime is somewhat longer. इसका थोड़ा सा इससे यहाँ जो ये 10 to power minus 8 है ये थोड़ा सा स्लोअर है तो इनका जो लाइफ टाइम जो इनका जो लाइफ टाइम है दैट इज लिटिल बिट लॉन्गर एज कंपेयर टू द फ्लोरोसेंसेस. तो इसका क्या कितना होगा दैट इज अराउंड 10 to power minus 3
सेकेंड्स और इससे ज़्यादा और मोर, थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो सकता है. Okay, so it is relatively slower. So these two are known as the radiative transitions, जहाँ जो excess energy है वो S1 से S0 में आ सकती है और T1 से S0 में आ सकती है. तो यहाँ जो रेडिएशन जो एक्सेस एनर्जी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट निकलेगी, जबकि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग या इंटरनल कन्वर्जेंस में जो एक्सेस एनर्जी थी वो किस फॉर्म में लॉस्ट हो रही थी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो यहाँ पर भी जो एक्सेस एनर्जी है वो भी हीट के फॉर्म में वो डेसिपेट होगी. तो जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब की यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में बाय एब्जॉर्बिंग सम फोटोन, अगर वहां पर कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होता है तो जो एक्सेस एनर्जी वापस जब ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं तो वो एक्सेस एनर्जी किस फॉर्म में डेसिपेट होती है, या तो वो नॉन रेडिएटिव होगी या वो रेडिएटिव ट्रांजिशंस में हो सकती है. अब नॉन रेडिएटिव हमारे पास दो हो गए, दैट इज इंटरनल कन्वर्जेंस जहाँ स्पिन अलाउड है, और दूसरा है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जो स्पिन फॉरबिडन होता है, जहाँ पर सिंगलेट टू ट्रिपलेट स्टेट में मॉलिक्यूल एक्सेस एनर्जी लॉस्ट होती है. So we can summarize this Jablonski diagram in by these reactions. Suppose ये है हमारे पास S0, जब मॉलिक्यूल था उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की और उससे वो क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया. तो यहाँ पर वो इट में गो इन S1 or it may go in S2 or it may go in S3. Okay, so various depending upon the this energy कितनी उसने लाइट एब्सॉर्ब की. अब यहाँ पर हम S2 से ले लेते हैं कि सपोज वो S2 से वापस S1 के अंदर आ रहा है, दैट इज S1 में. तो इसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल कन्वर्जन. और यहाँ जो एक्सेस एनर्जी है वो किस फॉर्म में जा रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. वो हीट के फॉर्म में लॉस हुई. ऐसे ही S3 से या जो भी होगा वो जा सकता है. ओके, अगर वहां से किसी भी S1 या S2 से, सपोज मैं यहाँ पर S1 ले लेता हूँ, S1 से वो T1 में जा रहा है, तो ये भी इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग. ओके, दिस इज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी. तो यहाँ पर भी एनर्जी किस फॉर्म में लॉस्ट हुई है, दैट इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड इसको हम इससे डिनोट कर देते हैं. सो ये दोनों क्या हैं, these are non-radiative, these are non-radiative, these are non-radiative. अब अब अगर यहाँ T1 से S0 के अंदर आ रहा है, ओके, या फिर वो S1 से S0 के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर वो रेडिएशंस को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस से एनर्जी लॉस कर रहा है. तो T1 से S0 that is known as phosphorensis, that is known as phosphorensis. और अगर S1 से S0 के अंदर आ रहा है इन द, और रेडिएशंस के एनर्जी लॉस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन या रेडिएटिव ट्रांजिशंस हो रहे हैं, that is known as the fluorescences, that is known as fluorescences. So this is the total summary. तो यहाँ these are non-radiative and these are the radiative transitions. So this is all about the Jablonski diagram, जहाँ excess energy in photophysical process में कैसे energy को loss करता है molecule after going into the excited state and when it come back to the ground state.